जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एज इलाहाबादी पर। आज के इस YouTube वीडियो में हम दर्शन शास्त्र से संबंधित दर्शन शास्त्र का उत्पत्ति या विकास कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दर्शन शास्त्र का अर्थ यानी कि परिभाषा बताया हुआ है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट पर जाएं और उस वीडियो को देखें, क्योंकि दर्शन शास्त्र का अर्थ आपको पता चल जाएगा और इस वीडियो में आपको इसके विकास क्रम के बारे में पता चलेगा। दर्शन शास्त्र का विकास क्रम जानने से पहले हमें मानव के इतिहास का यानी मानव कैसे बना और मानव इस अवस्था तक कैसे आया कि दर्शन का विकास कर सके, तो मानव के इतिहास को समझते हैं। उससे पहले हम जाते हैं 450 करोड़ वर्ष पहले। 450 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है कि पृथ्वी का जो है निर्माण होता है। इसके पश्चात लगभग 370 करोड़ वर्ष पहले उस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है। अब वह जीवन जो है वर्तमान जीव के जैसे नहीं था। वह जीव जो होता था उस समय का अकोशिकीय एक कोशिकीय जीव था और वह उत्पत्ति और विकास के क्रम में बढ़ते बढ़ते आज बहुकोशिकीय जीव जैसे हम हैं, जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के इसके रूप में जानी जाती है। कई सारी स्पीसीज हैं। उसके पहले हम बात करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में दार्शनिकों या विचारकों का क्या कहना है, तो उसमें निम्नलिखित 3 विचार मतलब माने जाते हैं प्रमुख तौर पर। सबसे पहला क्रिएशनिज्म का है, यानी कि उसमें यह बताया जाता है कि इस पूरे जो सृष्टि है इसको भगवान ने क्रिएट किया है, यानी कि इन सबका क्रिएटर कौन है? भगवान है। यानी कि पृथ्वी पर जीव और जीव में हम भी, इन सभी को कौन बनाया है? भगवान ने। दूसरे तरह के विचारकों का यह मानना है कि नहीं, यह एक उत्पत्ति का परिणाम है, यानी कि पहले कुछ नहीं था। जैसे कि हम लोग बिग बैंग थ्योरी में पढ़ते हैं, एक एकाकी परमाणु के रूप में था, ब्लास्ट हुआ, असीम ऊर्जा थी और वह ऊर्जा जो है कन्वर्ट होते होते इस अवस्था में आ गई कि हम मनुष्य बन गए। तीसरे मतलब विचारकों का जो अन्य विचारक हैं वह उन्हें तीसरे कैटेगरी में हम रख सकते हैं। वह कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह बीच का रास्ता अपनाते हैं। वे कहते हैं पहले सृष्टि को भगवान ने क्रिएट किया, उसके बाद से उत्पत्ति का चरण चला और मनुष्य का उत्पत्ति मतलब धीरे धीरे विकास के क्रम के द्वारा हुआ। यानी कि वो दोनों थ्योरी को मानते हैं, पहला क्रिएशन का भी मानते हैं और साथ साथ इवोल्यूशन का भी मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इवोल्यूशन को ज्यादा माना हुआ है, क्रिएशन को नहीं माना हुआ है। खैर, यह हमारा टॉपिक नहीं है। आप इससे आपको ये थोड़ा सा अनुमान हो गया होगा कि जीवन कैसे आया। अब जीवन आया तो जीव आए होंगे। अब बात होती है स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की। पृथ्वी पर अब तक लगभग 1 करोड़ स्पीसीज यानी कि प्रजातियां हैं। लगभग 1 करोड़ प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अब इन 1 करोड़ में से हम एक हैं जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है और यही होमो सेपियंस जो हैं कला, संस्कृति, सभ्यता आदि का निर्माण करते हैं, जिसे हम आज अपने आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं और अन्य मतलब लोगों अन्य जीवन का ज्ञान हम लोग करते हैं, ना कि दूसरा कोई हमारा ज्ञान करता है। तो आगे बढ़ें तो हम लोग पाएंगे कि इस 1 करोड़ प्रजाति में एक मतलब प्रजाति बनी जिसे हम प्राइमेट्स कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। यह जो प्रजाति प्राइमेट्स की है ये हमारे पूर्वज हैं और 1 करोड़ प्रजाति में लगभग साइंटिस्टों ने अब तक 18 लाख जो प्रजातियां हैं उनका नामकरण कर दिए हैं, यानी कि उनको पहचाना गया है, नामकरण किया गया है। और उस नामकरण में जैसे कि ये प्राइमेट्स है, ये भी एक प्रकार का नामकरण ही है। हम लोगों का होमो सेपियंस है जो वैज्ञानिक नाम है, उस प्रकार से लगभग 18 लाख जीवों को साइंटिस्टों ने पहचाना और नामकरण किया है। अभी तक कुछ बाकी हैं, हालांकि ये पूरे 1 करोड़ नहीं है, ये अनुमान है। और उसके बाद से प्राइमेट जो हैं ये हमारे वंशज हैं। प्राइमेट्स पुनः 2 भागों में विभाजित होते हैं। एक भाग उनका होता है जो आपने गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि का समूह जो है आपने देखा होगा। दूसरा ये हमारे प्रजाति मतलब हमारे जैसे जो 2 पैरों पर चलते हैं, यह उनका ग्रुप है, यानी कि 2 पैरों पर चलने वाले 2
पैरों पर चलने वालों का ग्रुप, चलने वाले। अब दो पैरों पर चलने वाले से क्या, कैसे इनसे अब अलग हो जाते हैं? क्योंकि जब प्रारंभ में सभी लोग, जैसे कि गाय का कितना पैर होता है तो हम लोग कहते हैं 4 होता है, घोड़े का 4 पैर होता है, लेकिन हम लोगों का कितना पैर है? 2। तो बचा हुआ 2 है, इसका नया नाम हाथ है, इसे हम लोग हाथ कहते हैं। अब जब 2 पैर पर हम चलने लगे और हमारा जो पहले पैर का काम करता था दोनों हाथ, वो हाथ के रूप में बदल गया, तो इस हाथ से हमने संस्कृति और सभ्यता का निर्माण कर दिया। और यही वो हाथ है जिसके माध्यम से आज हम लोग, मतलब इतने ऊपर सभी 1 करोड़ जो प्रजातियां हैं उनसे अलग हो गए हैं। ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या है? हाथों का फ्री होना। जब हमारे हाथ फ्री हुए, हम प्राइमेट्स, 2 पैरों का फ्री होना जो हाथ का रूप ले लिया, वो हाथ का रूप लेने के बाद से मनुष्य ने कई तरह के कार्य किए, जैसे कि उन्होंने संस्कृति, सभ्यता, अन्य तरह के, जैसे कि वह अब एक जानवर से इतर मनुष्य का जीवन जीने लगा। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यह पता चले कि मनुष्य कैसे बना, क्योंकि मनुष्य ने ही दर्शन का विकास किया। तो उससे पहले मनुष्य के विकास को समझना होगा। मनुष्य का जो विकास है कई चरणों में चला, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल, होमो हैबिलिस, अन्य प्रकार की प्रजातियां मनुष्य के श्रेणी में ही पाई जाएंगी, लेकिन मैंने कुछ का नाम लिया क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जैसे कि निएंडरथाल, इसका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि यह सबसे बड़े खोपड़ी का मानव था। ठीक है, सबसे बड़ा मस्तिष्क वाला मानव कौन था? निएंडरथाल। जब यह समाप्त होते हैं तो होमो हैबिलिस आते हैं। होमो हैबिलिस जो हैं उन्हें हम अपना पूर्वज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे नजदीकी पूर्वज हैं। उनका विकास जो है लगभग 3 लाख साल पहले होता है। होमो हैबिलिस जो थे, उसके बाद से एक प्रसिद्ध जो दार्शनिक विद्वान हैं वे कहते हैं, जैसे वो हैं इजराइल के, उनका नाम हरारी है। हरारी के अनुसार एक बुक लिखा गया है, द स्पीसीज एंड द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैन। इस पुस्तक में वह कहते हैं, क्या कहते हैं, तो लगभग 70,000 साल पहले मानव में एक बहुत बड़ी, मतलब जो विकास के चरण में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसका नाम हुआ संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। यानी कि जो बौद्धिक क्षमता है हमारी, उसमें क्रांति हुई। इसके माध्यम से मनुष्य जो है इमेजिंग, यानी कि सोचने की क्षमता उसकी बढ़ी, इमेजिंग करने लगा वो चीज़ों को। उसके साथ मेमोरी पावर जो है उसकी विकसित हुई। मेमोरी सबके पास है, जैसे अन्य जानवर के पास भी मेमोरी है, लेकिन उनकी मेमोरी हमारे जैसे लंबे समय तक याद रखने की क्षमता उनके पास नहीं है। काफ़ी कम समय में कुछ कुछ चीज़ें वो याद कर सकते हैं। और जैसे हमारी इमेजिंग करने की पावर, मेमोरी क्षमता जैसे हमारी बढ़ती है, तो मनुष्य सबसे पहले भाषा का इजाद करता है। अन्य जानवरों के पास भी भाषा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनके पास बेसिक शब्द हैं। एक एक शब्द से जैसे वो लोग अपना बातचीत, वार्तालाप कर सकते हैं। उन लोग गुस्सा करने के लिए उनके पास भाषा है, लेकिन हमारे जैसे करोड़ों लाखों शब्द उनके पास नहीं है, क्योंकि उनका जो माइंड है हमारे जैसा विकसित माइंड नहीं है। और माइंड के विकसित होने के कारण इसके पीछे खोपड़ी का भी एक बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारा खोपड़ी जो है काफ़ी बड़ा हो गया था। पहले के दौर में हमारे खोपड़ी का आकार लगभग 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब होता था, लेकिन वर्तमान समय में हमारी खोपड़ी का जो आकार है 1200 से 1260 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ये जो है हमारी खोपड़ी का आकार बढ़ा, तो हमारा सोचने का जो क्षमता है वह भी बढ़ गया। वो भी सोचने का जो हमारा क्षमता वो भी बढ़ गया। आप लोग सोचेंगे कि हाथी जो है वो तो उसका तो खोपड़ी और बड़ा होता है, तो वो क्यों नहीं सभी प्रजातियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुद्धि वाली जानवर बन गई? डॉल्फिन है, उसका भी खोपड़ी बहुत बड़ा होता है। लेकिन आगे विद्वानों ने यह बात कहा कि जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अनुपात में जो हमारी खोपड़ी का अनुपात है वह अन्य जानवरों यानी कि जीव से अलग है, क्योंकि हाथी का शरीर भी तो काफी बड़ा है, उसके आकार में उसका खोपड़ी हम लोगों से छोटा है। डॉल्फिन का शरीर भी बहुत बड़ा है, उसके आकार में डॉल्फिन का जो खोपड़ी है हम लोगों से छोटा है अनुपात में। तो अनुपात की बात करते हैं। जब हमारे पास मस्तिष्क आया तो हमने भाषा लाया, भाषा की वजह से हम लोगों से मिले, समाज बनाए। समाज परिवार का जब निर्माण हुआ, जैसे कि पहले परिवार में माँ और बच्चे होते थे जैसे जानवरों में होते हैं, पिता का कोई महत्व नहीं होता है।
लेकिन भाषा समाज का जैसे जैसे अस्तित्व में आया तो हमने परिवार का एक नया हिस्सा पिता को भी बनाया। पिता भी अब परिवार का हिस्सा होने लगा। इसके साथ साथ शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था आदि का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब भाषा है। भाषा है जिसकी वजह से समाज है, और समाज को संचालित करने के लिए बहुत सारे नियम। ठीक है। अब यहाँ पर लगभग आज से 10,000 साल पहले एक और क्रांति हुई जिसे हम कहते हैं न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। ठीक है। उसमें जो है मनुष्य पेड़ पौधा परिचित हो गए, वो अनाज उगाने लगा उस समय। ठीक है। वह दशाएं अनुकूल हो गई मनुष्यों की। मनुष्य पशुपालन करने लगा, मनुष्य कृषि करने लगा। अब वह खानाबदोश संग्राहक की जिंदगी को छोड़ एक अलग तरह की जिंदगी जीने लगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई जिंदगी। अब मनुष्य अस्थाई हो गया, और जब मनुष्य अस्थाई हो गया और खेती करने लगा, खेती के चरण में वह बहुत ज्यादा उत्पादन करने लगा, तो उसका जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, प्रोडक्शन जैसे अधिक उसने किया, तो अब उसको मतलब कुछ और चाहिए था। वह सोच रहा था कि अब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उस समय एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं, जिनके पास उस समाज में बुद्धि क्षमता जिनकी ज्यादा थी, उनसे लोगों को यह अपेक्षा होने लगा कि जो डाउट है उन्हें सॉल्व करें। अब उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब खाने से अधिक जब हो गया उनके पास, प्रोडक्शन उनका ज्यादा हो गया, तो कुछ प्रश्न होते थे जिन्हें डाउट के रूप में लेते थे, उन्हें समझना था। अब क्या क्या प्रश्न थे, जैसे कोई अगर मनुष्य मर जा रहा है, जैसे सोते हैं तभी भी हम कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ कृत्य नहीं करते हैं, लेकिन आदमी मरता है तभी भी वो सोने के समान दिखता है, कोई कृत्य नहीं करता है। कैसे जाना जाए वह मर गया है? ठीक है। क्योंकि लोगों ने 2-3 बार उसको मारा होगा, वो उठा नहीं तो इसका मतलब कि वो क्या मर गया कि सोया है, यह डाउट। ठीक है। आखिर लोग मरते क्यों हैं, और इसके पहले जिंदा थे तो कैसे थे, मर गए तो ऐसे क्यों हो गए, मरने के बाद से क्या आत्मा होती है, आत्मा होती है तो जाति कहाँ है, और जिसके पास जाति है क्या वह सबसे सर्वशक्तिमान है। अब इस तरह के प्रश्न आने लगे। अब इस तरह के प्रश्नों को का समाधान जो उस समय के बुद्धिजीवी जब करने लगे अपने अपने माध्यम से, तो उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए। अब यही सारे सिद्धांत दर्शन शास्त्र के रूप में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और उस समय भी इस सब्जेक्ट को दर्शन के रूप में लिया जाता था। इस प्रकार जब मनुष्य खाने के लिए खाने से ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन करता है, यानी कि अधिक आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो वह चाहता है अन्य तरह के सवाल, जैसे कि हम क्यों आए, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, या मरने के बाद पूरा चीज समाप्त हो जाएगा, हमारा अस्तित्व तो यहीं तक है। इस तरह के प्रश्न आए। क्या भगवान है तो कहाँ है, इस सत्ता में है कि इससे विपरीत किसी और सत्ता में है, क्या वह पृथ्वी पर है, आकाश में है, या पूरे जो ये मिल्की वे है इससे बाहर है। इस तरह के प्रश्न आने लगे। अब उस समय तो लोग को मिल्की वे पता नहीं होगा, लेकिन आज के समय में हमको पता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न, अजीब अजीब प्रश्न आने लगे। अब उनका समाधान चाहिए, इन्हें अजीब भी नहीं कहा जा सकता है। अब उसी समाधान के लिए बुद्धिजीवी लोग उसका हल ढूंढे, हल बताते थे। वही हल हम आज दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय भौतिक यानी कि भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान था नहीं जो प्रैक्टिकली लोग को बताएगा। जीव विज्ञान था नहीं जो मतलब आला लगा करके चेक कर लेगा, नस दबा करके चेक कर लेगा कि आदमी जीवित है कि नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे वर्ग उभरे, और वही जो दर्शन शास्त्र है कई रूपों में आज जाना जाता है, जिसे हम भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशोलॉजी आदि सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। इस प्रकार दर्शन शास्त्र से कई शाखाएं बनी, और अलग अलग शाखाओं का अध्ययन आज हम करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिस पर वर्तमान समय में वैज्ञानिक मौन है, जिसे हम दर्शन कहते हैं। जैसे ईश्वर है या नहीं है, इसका अध्ययन हम दर्शन में करते हैं, भौतिक विज्ञान में नहीं। इस प्रकार से दर्शन शास्त्र का विकास कैसे होता है, दर्शन शास्त्र का विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ मनुष्य की बौद्धिक क्षमता जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे दर्शन का विकास होता गया। और जैसे मनुष्य दर्शन का विकास करता है, उसके बाद से अन्य कई सारे सब्जेक्ट का विकास होता है। अतः इसी कारण दर्शन शास्त्र को मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके आगे कि दर्शन में हम पढ़ते क्या हैं, यानी कि दर्शन में हम लोग सीखेंगे क्या,
या दर्शन दर्शन जानने वाली क्या चीज है। जैसे कि हम उसमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा पर चर्चा करेंगे। तत्व मीमांसा के अंतर्गत क्या टॉपिक आएंगे, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या टॉपिक आएंगे, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि दर्शन में हम पढ़े क्या और दर्शन में हमें पढ़ाया क्या जाएगा, बताया क्या जाएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।